टॉपिक ली थी ना, मेरे को बहुत लोगों ने कहा था लिखने, तो मुझे कुछ हाँ। भी समझ में नहीं आता था। हाँ, बहुत लोगों ने कहा लिखो लिखो, अच्छा लिखती हो, लिखो लिख लोगी। पर हम्म। आपने कल जब धन्यवाद का दिया तो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो हाँ। ऐसे ही हस्बैंड भी थे, मैं भी अपना बगल में ऐसी लेटी हुई थी, तो धन्यवाद धन्यवाद गूंज रहा था सिर में। तो दो हाँ। लाइन लेटे हुए आई तो मैंने कहा कि धन्य ये आया, धन्यवाद कान्हा आपका, आपने ये तन दिया से मुझे। फिर लिखती बहुत चली गई। बहुत प्यारा लिखा आपने, सच में बहुत अच्छा लिखा है। अभी आप जब और लिखेंगी ना, हम लोगों को ऐसे ही सुनाएंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लिखना भी एकदम और फ्लुएंट हो जाएगा। थैंक यू, आपका आपने बताया तो मुझे टॉपिक नहीं दिया, मैम, कोई हाँ टॉपिक जी दे तो मैं आपका। लिख लूंगी। हाँ ठीक है, आपको टॉपिक्स देंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, हाँ। फिर आप लोग लिखना। हाँ। हाँ। ठीक है, तो ओके। फिर हम आज के हमारे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा सेशन है, वो अभी तक हम लोगों ने सब कुछ समझा कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा चेतन, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे चक्रों का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक उसी तरीके से आज का जो हमारा सत्र है, उसका विषय होने वाला है स्मृति, मन और मानव, एक आत्मीय यात्रा। ठीक है। अब इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे, हम स्मृति, मन और मानव चेतना के बीच के संबंध को समझेंगे। इनका क्या रिलेशन है। स्मृति यानी मेमोरी, तो मेमोरी, मन और मन, हम तीनों का क्या रिलेशनशिप है, इसको समझना है। फिर जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी उम्र के तीसरे या चौथे पड़ाव पर होते हैं, तो आपकी मानसिक शांति, आपकी चेतना, उसको किस डायरेक्शन में हमको लेके जाना है, हमारे लिए क्यों वो इम्पोर्टेंट है। और स्वनिरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन हो गया, क्षमा हो गई, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, इसको हमें क्यों मोटिवेट करना है, इसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जो आप हैं वो किसी पर निर्भर करता है, शरीर पर, नाम पर, या उन यादों पर जो आपके अंदर बसी हैं। मतलब आपकी बेसिकली अगर इसको जॉट डाउन करें तो आपकी आइडेंटिटी किस चीज पर बेस्ड है। जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं, मान लीजिए कोई आर्मी से है, तो उसकी आइडेंटिटी इज देश के लिए, आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी से रिलेटेड हो जाती है। वैसे आपके लिए आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस चीज पर डिपेंडेबल है, आपके नाम पर, आपके शरीर पर, आपके वजूद पर, कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे पहले स्ट्राइक करती है। आप हैंड रेस करिए। हाँ जी मैम बताएं। हमारी तो भाई सब टिकी हुई है गृहस्थी यानी पेट पर। गृहस्थी पर। हाँ, हाँ गृहस्थी है तो सब है। बिल्कुल सही बात है। और रिश्ते बनाना बेसिकली है ना, तो रिश्तों पर ज्यादा हाँ। निर्भर करता है। हाँ, कोई और अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे। ओके। तो अब जैसे मैम ने बोला कि रिश्तों पर, तो रिश्तों पर कैसे, हमारी कोई ना कोई मेमोरी एसोसिएटेड होगी उससे, हमारा कोई काम एसोसिएटेड होगा उससे। तो स्मृति जो हमारी मेमोरी होती है, वो केवल यादें नहीं, हमारी आत्मा की आवाज होती है, जिसको हम स्पिरिचुअली चित्त बोलते हैं। तो जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था अपने प्रीवियस सेशंस में कि ये मैंने लास्ट कब लिया था, ये मैंने लास्ट कब किया था, ये डिपेंड होता है हमारे चित्त पर। ठीक है, ये डिपेंड होता है हमारी स्मृति पर। मन का क्या काम होता है, मन केवल सोचने का केंद्र नहीं, ये हमारे एहसासों का रंगमंच होता है। लाइक हमारे इमोशंस किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, हम क्या उससे फील कर रहे हैं। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन है, लेकिन मेरी फीलिंग कुछ और है और मेरे साथ में जो है उसकी फीलिंग कुछ और है। तो हमारी फीलिंग्स कैसे डिफर करती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस पे, हमारी पास्ट मेमोरीज पे, है ना। और जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है मानव, तो मानव मात्र शरीर नहीं है, बल्कि ये चेतना का केंद्र है जो देखने वाला है। ऐसे समझिए कि एक बॉक्स है, बॉक्स की वैल्यू तब है जब उसके अंदर हीरा रखा है। तो वो हीरा हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारे शरीर जैसे बॉक्स में है। और हम जो भी काम कर रहे हैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमको ये बॉक्स मिला है
है ना, हमारे कॉन्शियसनेस की सुरक्षा भी इसकी वजह से हो रही है। तो अब मुझे आप लोग ऐसे बताओ कि कोई आपके बचपन की याद जिससे आप आज भी महसूस कर सकते हैं, या होते हैं ना हमारी छोटी छोटी, जैसे लड़कियों से पूछे तो अधिकांश कर वो बोलती है टीचर टीचर खेलते थे, हम घर घर खेलते थे, या मुझे मैम बनना बड़ा पसंद था, या मैं बच्ची बनती थी, फिर शादी शादी भी कई लोग खेलते थे। तो ऐसे अगर आप लोगों की कोई मेमोरी जो बहुत प्यारी हो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड, वो बताइए। किसी की कोई मेमोरी कोई शेयर करना चाहे। विनोद मैम आप ही बताइए। या जी जी गीता मैम आप बताइए। जी बताइए, आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरे से पूछा है? हाँ जी आपसे। अच्छा, बचपन की मेमोरीज हमारी, जैसे बचपन में, अभी तो फोन और टीवी सब कुछ है, तब हाँ नहीं होता था। हम हाँ टीवी भी इकट्ठे बैठ के, सीरियल शुरू हो गया तब चलता था। या फिर या फिर हमें गर्मी की छुट्टियों में दोपहर को, जैसे अभी तो बच्चे जो भी खेलते हैं या कुछ करते हैं, हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, हाँ अरे मतलब सब 3 सिस्टर हैं, एक भाई है, सारे अपना एक कॉमिक्स, पहले के कॉमिक्स रेंट पे मिलती थी, हम हम्म। रेंट पे कॉमिक्स लेके आते थे 4, और चारों एक बारी बारी पढ़ लिया करते थे। लाइट जाती थी तो गिट्टे खेल लिए, वो गिट्टे होते ना, हाँ। वो खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, रात को लाइट चली जाती थी जब। बहुत सारी है ऐसे बचपन में तो। अरे वाह। हाँ जी उमा मैम आपने भी हैंड रेस किया है, आप बताइए अपनी चाइल्डहुड फेवरेट मेमोरी। ये जो मैम ने बताया वो सब गेम भी हम लोग खेलते थे, और रस्सी वगैरह, रस्सी में भी बहुत सारे गेम होते थे, वो सब भी खेलते थे। और उसके अलावा हम लोग बिल्डिंग में कम से कम 17-18 बच्चे थे, मतलब यंगेस्ट थे, जो कभी 5th से लेकर के 10th तक के अंदर में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, हम लोग सब छुपा छुपी खेलते थे, और पूरी बिल्डिंग में जो जिसको खोजेगा उसको फिर डाल चांस देना पड़ता था। हम लोग यहाँ तक करते थे, लड़की के कपड़े लड़के पहन करके बदल के उसको साइड से दिखाते, और फिर वो आउट हो जाता, फिर बहुत मजा आता था। हम लोग अरे वाह। इस तरह का खेलते थे। बारिश की सीजन में एक सलिया रोप करके हम लोग खेलते थे। सलिया लेकर के होता था रॉड, लोहे का रॉड होता था, उसको घोपना है। कच्ची जमीन रहती थी साइड में, जहाँ पे पेड़ रहते हैं ना, वहां पे घोपते जा रहा है, और जितनी दूर तक घोपते जाएंगे हम लोग, जहाँ पे आउट हो गए वहां पे दूसरे लोग वहां तक लंगड़ी करके वहां तक भागेंगे, अच्छा। और नहीं भागे तो उसको मार पड़ेगी। इस तरह के गेम हम लोग खेलते थे। फिर साथ वो पत्थर वाले, वो सब तो बहुत कॉमन है, सभी को ही खेलते थे उन दिनों में। पाला खेलते थे, तरह तरह के 2-3 तरह के पाले होते थे। फिर नदी, रिवर, वाटरलैंड, वो वाला भी गेम खेलते थे। बहुत अच्छा। मतलब इतने पुराने तो एंजॉय बहुत है। करते थे। खो अब तो खो सब मोबाइल में ही है, देखते हैं, एक हाँ कोई खो नहीं खो खेलता वो है, सब। एक वो खेलते थे चूहेदानी टाइप कुछ होता था। हाँ हाँ तो आप लोग वो नहीं खेलती थी बर्फ पानी पकड़म पकड़ाई ऐसे वाले पकड़म जो हाँ, हम। पकड़ाई सब सब खेलते है। थे। हाँ, लंगड़ी लंगड़ी करके वो लंगड़ी पकड़ा का। पकड़ी खेलते थे। फिर अरे पता है, मतलब मेरी मम्मी बताती थी कि वो लोग ना ऐसा गेम खेलती थी जिसमें बोलती थी ताजा खून निकाल, और फिर लास्ट में उस जो भी जिसको पकड़ लिया जाता था उसके जैसे छोटे पे दाने नहीं पड़ जाते हैं, तो वो अपने दाने का ऐसे स्क्रिबल करता था, फिर ताजा खून दिखाता था तो छूटता था, वरना मार खाता था। एक होता है ऊंच ये तो नीच गजब ही का गेम था। पापड़ा, पता नहीं ऐसे कुछ होता था, ऊंच नीच का पापड़ा। हाँ ऊंच नीच तो हमारे समय पे भी खूब चला है, बर्फ हाँ पानी ऊंच नीच। हाँ। हाँ पोस्टम कॉर्नर का कॉर्नर सही बात। कॉर्नर कॉर्नर भी खेलते थे, बड़ा मजा आता हाँ था। कॉर्नर कॉर्नर हमने भी खेला है अपने इंटरवल, जब हाँ हमारा होता था रिसेस टाइम तो उस पे हाँ, ये कॉर्नर स्कूल खेला। में ही बहुत गेम्स खेले हैं, स्टापू। हाँ सृष्टि मैम आप कौन से गेम खेलती थी? आप आज म्यूट हैं। और विनोद मैम आप क्या खेलती थी? किराए की साइकिल आते थे, बहुत साइकिल चलाते थे, स्टेपू खेलते थे, पोषम पा खेलते थे, फुल्ली अच्छा। डंडा भी खेलते थे, बच्चे भी खेलते तो आप 100 रुपए की घड़ी चुराती थी? थे। हाँ जी। अब घड़ी की दाम 1 लाख हो गई है।
1 लाख की घड़ी चुराई। सही बात है। 100 रुपए महंगी घड़ियां हो गई हैं। हाँ 10,000 की घड़ी चुराई। अब तो आप जेल कौन में कौन से जाना गेम पड़ेगा। खेलती थी? आप बताइए मृणाली जी। हमारे में तो मैम हम लोग क्या खेलते थे, हम लोग फॉइल पेपर होता है ना, फॉइल पेपर हम्म। खाने वाला, उसको बॉल बना के रिसेस टाइम में खेलते थे। और हमारे वो जैसे बच पानी जब बारिश होती थी तो बोट रेसिंग कराना नाव। है। हाँ स्कूल हाँ कागज का। स्कूल में आया- स्कूल में बॉल बना के खेलते थे हमारे बच्चे, और टीचर्स ने मना कर दिया कि कोई फॉल पेपर में रोटी ही नहीं लाएगा। हाँ वो सबके पड़ती थी ना ऐसे पट पट। हाँ। और हम लोग इंडोर के लिए वो बनाते थे, टिप्पी टिप्पी टॉप ऐसे करके, फिर वो खेलते थे, फिर उससे डेयर देते थे, फिर अगला जाता था वो डेयर कंप्लीट कर। हाँ हाँ। ये सारी चीजें हम तो अभी भी खेलते हैं। हाँ। तो ये कागज से वो हमारी, हाँ बताइए आप बताइए। कागज से वो कलर का वो कलर वगैरह ना, चूज कलर, विच कलर यू चूज Which वांट color हाँ you ऐसे हाँ करके। want बिल्कुल हाँ हाँ ये वही भी वही खेलते हैं, आई एक वांट गेम नहीं रेड बचा होगा। कलर। हाँ हाँ और हम ये लोग भी वो फिर भी एक खेलते हाँ। थे, वो भी खेलते थे मेमोरी गेम। जैसे मैंने बोला एप्पल, आपने बोला बनाना, तो अब उमा मैम को बोलना होगा एप्पल कंटिन्यू। बनाना और फिर उनका कोई हम्म। फ्रूट, ऐसे। तो हम लोग मेमोरी, ओ। और एटलस बहुत खेला है कि जैसे मैंने बोला अमेरिका, तो लास्ट में ए आया ना, तो अब आपको ए से कोई कंट्री का नाम लेना है। प्लेस ऐसे थिंग फिर, एनिमल। हाँ लेकिन हम लोग नेम प्लेस एनिमल कम खेलते थे, हाँ एटलस ज्यादा खेलते थे। एटलस खेलते थे, सारी कंट्रीज भी याद हो जाती थी। फिर जब कुछ कंट्री नहीं बचती या आती नहीं होती, इतनी कहाँ आती होती है छोटे पे, तो स्टेट पे आ जाए, फिर स्टेट के स्टेट बाद में आ मोहल्ले पे, जाए। कि मेरे मोहल्ले का ये नाम है। पर्ची पर्ची, राजा मंत्री चोर सिपाही। अरे हाँ हाँ सही अरे बात, ये तो ये अच्छा फेवरेट पकड़ा। होता था। पर्ची। फेवरेट। हाँ खूब न्यूज के खेलते थे नाम ये। लेके आप पर्ची ढप जो भी और वो होता था बिंदु पता बना नहीं। के डॉट डॉट्स बना के घर, और क्रॉस और हाँ जीरो, वो भी क्रॉस और गोला। हाँ। बिल्कुल जीरो कट्टा, काटा। हाँ हाँ क्रॉस एंड डॉट, सही बात। हाँ बहुत नॉस्टैल्जिया बहुत। हो गया याद करके। मैं पोती के संग खेलती हूँ। हाँ हम्म। अरे वाह, ये तो डॉट बहुत। वाला घर बना के, जिसका बनेगा अपना नाम लिखो फर्स्ट अक्षर, हम्म, और वो अच्छा है। क्रॉस और जीरो क्रॉस, हाँ जीरो क्रॉस बच्चों तक भेज भी, लेगी। हाँ, हाँ आप बच्चों वो तक अपने ही बना पहुंचेंगी लेगी। गेम्स अब हमारे ही आप टाइम अब की। आप एटलस भी खेलो, पता है हम्म। उनको कंट्रीज भी याद हो जाएंगी इसी बहाने। हम्म। तो तो अभी हम लोगों ने देखिए अपनी मेमोरी को याद किया, तो जब ऐसी कोई मेमोरी होती है जैसे आपके बचपन से रिलेटेड है ना, और अभी आपको रिवाइज कराया कि क्या है, बताइए जरा, शेयर करिए, इसको हम कहते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। जो कहीं पे दबी हुई होती है और वो अचानक से ऐसे बल्ब की तरह लाइट मार रही है, तो इसको हम कहते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जो बीत जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ यादें रह जाती हैं। तो वो यादें किस फॉर्म में होती हैं? हमारी फ्लैश बल्ब के फॉर्म में। कई लोग इसको शॉर्ट टर्म समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में फ्लैश बल्ब होता है। तो अब हमें ये समझना क्या क्यों जरूरी है, मेमोरी एक्चुअली दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक को कहते हैं हम एक्सप्लिसिट मेमोरी, और एक को कहते हैं हम इम्प्लिसिट मेमोरी। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्सप्लिसिट का मतलब है जो साफ, मतलब जो हम जानबूझकर याद रखते हैं, जैसे आपका बर्थडे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है ना, या आपके बच्चों का बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी, या कोई ऐसा दिन जो आपके जीवन में बहुत स्पेशल रहा हो, उसकी जब हम डेट याद रखते हैं जबरदस्ती, या आने वाला, मान लीजिए आपके घर में फंक्शन है, फिर आप सबसे बोल रहे हो 6 तारीख को फ्री रहना, तो वो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी हो गई। और केवल डेट्स नहीं, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम रेगुलरली रिवाइज करते हैं और याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का एड्रेस है ना, या फिर कोई ऐसा वेन्यू, या जहां आपका प्लॉट खरीदा हुआ हो, या एक्स्ट्रा फ्लैट हो, वो सारी चीजें। और इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? जो हमारी आदतों में बन जाती है, ठीक है। जैसे आपने स्कूटी चलानी सीखी, साइकिल चलानी सीखी, खाना बनाना सीखा, है ना, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी हो गई। अब एक मजेदार बात यहाँ पे सोचिए
कि जब हम भगवान नाम लेते हैं तो हम एक्सप्लिसिट मेमोरी से शुरू करते हैं, पहले उनको बार बार याद करते हैं, जानबूझकर याद रखते हैं कि हाँ श्याम सुंदर हैं, वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके आगे नाम जप कर रहे हैं। फिर धीमे धीमे वो इम्प्लिसिट बन जाती है जब आप मन में निरंतर उनका भजन करते रहते हो। तो ये होता है मेमोरी, जो दोनों एसोसिएटेड हैं एक तरीके से। अब हिप्पोकैम्पस एक हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, वो क्या करता है, हमारी मेमोरीज क्रिएट करता है। तो आज की आपकी अच्छी सी न्यू फ्रेश इंफॉर्मेशन है कि आपकी जितनी भी मेमोरीज जनरेट हो रही हैं, जैसे आपने अभी बताया कि हम चोर सिपाही वजीर बादशाह खेलते थे, या क्रॉस एंड डॉट खेलते हैं, या जो भी गेम्स, वो सारे हमारे हिप्पोकैम्पस की वजह से हमको याद रहता है। ठीक है, तो अब इसका हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर देखें कि मेमोरी का और इन सारी चीजों का, स्मृतियों का रीजनल रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि को राम नाम की एक ध्वनि ने स्मृति दे दी। मतलब वो बार बार जब उसको रिवाइज करते थे, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे महापुरुष ऐसे होते थे जो जिन्होंने बहुत सारे क्या एक ही जन ऐसे थे जिन्होंने उल्टा बोला, लाइक मरा 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 बोला, फिर भी उनको भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी स्मृति में उसको बिठा लिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बच्चों को बार बार बोलते हैं ना, आप रिवाइज करो रिवाइज करो, तो एक्चुअल में वो रिविजन कैसे हो रहा है, हमारी एक्सप्लिसिट पार्ट, इम्प्लिसिट पार्ट, इन सबको मिला के, और हिप्पोकैम्पस की वजह से वो मेमोराइज हो जाता है और लॉन्ग टर्म रन के लिए हमको याद रहता है। ठीक है, अब ध्यान से मन को बीते हुए अलग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप कॉन्शियसली हैं और आप कॉन्शियस हैं, यू आर अवेक, वेल अवेयर, बट अब आपको समाधिस्थ होना है। तो जब आप मेडिटेट करने बैठते हो तो कई बार आपको अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो वो जो थॉट्स का आना है लगातार, वो थॉट्स का आना हमारे कॉन्शियस ब्रेन को दिखा रहा है, उस सेगमेंट को एक्टिव करके हमको थ्रो कर रहा है, लेकिन वो आ किस फॉर्म में रहा है, मेमोरी के फॉर्म में। तो हमें यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेमोरी हमें बार बार स्ट्राइक कर रही है। इसके लिए मैंने बताया था कि माइंडफुल मेडिटेशन सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, जिसको हमें करना ही करना है। उससे हमको इतनी हेल्प मिलेगी कि हमारे जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मान लीजिए कोई बुरा इंसिडेंट है लेकिन वो आपको ट्रॉमा बन के हॉन्ट करता है, तो उससे अगर हमको आजादी चाहिए तो हमें माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, ताकि हम उस याद से, उस मेमोरी से डिटैच हो सके, वरना वो मेमोरी हमारे कॉन्शियस ब्रेन में आके बार बार हिट करती है। तो ये साइकिल चल जाता है। अब जैसे अब हमारे मन के बारे में अगर हम सोचे कि मन का क्या है, अभी हमने मेमोरी जाना, अगर हाँ मेमोरी पे अगर हम और नैतिक पहलू देखें तो जैसे कुछ बुरी यादों को पकड़कर हम अपने मन में रख लेते हैं, बोझ बना लेते हैं, हम क्षमा और समर्पण इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। अगर you can easily forget but not forgive, जो ये वाली फिलॉसफी आई है, ये क्यों आई है, क्योंकि हमारा एथिकल पार्ट जो है, नैतिक, वो हमें बार बार कहता रहता है नहीं इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, और वो गलत जो सामने वाले ने किया आपके साथ, वो आपके डेफिनेशन के हिसाब से गलत हो सकता है ना, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके लिए तो वो चीज गलत है मगर सामने वाले के लिए वो चीज गलत नहीं है। तो आपने अपनी एथिकल बाउंड्री सेट कर दी कि हाँ ये मेरे लिए गलत है, और सामने वाले ने ऐसी हरकत आपके साथ की, तो उससे आपकी नेगेटिव मेमोरी एसोसिएट हो गई और वो आपके मन पर पड़ गई। जब वो आपके मन पर पड़ गई फिर वो बोझ बन गई। बोझ हो सकता है ट्रॉमा का फॉर्म ले ले, हो सकता है वो एंजाइटी का फॉर्म ले ले, हो सकता है वो स्ट्रेस का फॉर्म ले ले, हो सकता है वो पैनिक अटैक हो जाए। इतनी छोटी छोटी बातें भी कब पैनिक अटैक का रूप ले लेती हैं आप खुद नहीं समझ पाते हो। और अभी तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके मेंटल हेल्थ की ही वजह से आपको फिजिकल इश्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। इनफैक्ट कैंसर तक जो लोग निरोगी रहते हैं, स्वस्थ जीवन अपना जीते हैं, उसके बाद भी अगर उन्हें कैंसर की शिकायत हो जाती है तो वो अल्टीमेटली उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से, वो मेंटली अनफिट हैं, इस वजह से उनकी बॉडी यूं रिएक्ट कर रही है। तो इम्पोर्टेंट है हमें ये समझना कि क्षमा कर देना और किसी समर्पित मतलब किसी के प्रति समर्पित होना, इन दोनों भावों में हमें कठिनाई तो होती है, मगर ये करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अल्टीमेटली लाइट फील करें। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो हमको बहुत ही ज्यादा लो वाइब्रेशनल बना देती हैं। तो अगर हम लो वाइब्रेशनल ऑलरेडी हो चुके हैं तो हम कैसे सीख करें इंट्यूशंस, हम कैसे सीख करें वो सुपरनैचुरल पावर। तो उसके लिए हमारा लाइट होना, हमारा हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके लिए हमको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अब जैसे इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक ऐसी याद जैसे अभी आपने बताई जो आपको खुश कर रही थी, अब ऐसे ही अगर कोई याद हो जो आपको दुखी करे और आपको सिखा कर चली गई हो, ऐसे भी मेमोरीज है जो हमारी कई कई बार पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर देती हैं। जैसे मुझे याद है एक हमारे यहाँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में नूर मंजिल है। तो नूर मंजिल में मेंटल पेशेंट्स या क्लाइंट्स का देखा जाता है उनको। तो वहां पे एक लड़का आया, तो वो इसलिए मतलब मेंटली डिसेबल हो गया क्योंकि उसने किसी लड़की को अप्रोच किया और उसने उसको छोड़ दिया या कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद सोचिए वो सब्सटेंस अब्यूज में पड़ गया और उसके बाद उसने अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर ली, वो इस एक ट्रॉमा की वजह से। और कई लोग होते हैं जो उसी ट्रॉमा में कुछ सीख के सरवाइव कर जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेमोरी, कि हम कौन सी मेमोरी अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी मेमोरी हम छोड़ रहे हैं। तो मेमोरी का इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस इसीलिए ज्यादा है ताकि आप जो है हाई एनर्जी फील करें, आप हैवी ना फील करें। तो पहले हमें मेमोरी को इसीलिए बाइफरकेट करके समझना है कि अलग अलग पहलुओं से क्या इसका इंटरकनेक्शन और क्यों, क्या रेलेवेंस या रेलेवेंट रखती है ये मेमोरी पार्ट हमारे लिए। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बड़ों को अपने जीवन की कहानियां, जो हम लोग जब सोते थे तो हमें बेड टाइम स्टोरीज सुनाई जाती थी। तो बेड टाइम स्टोरीज मोस्टली कैसी होती थी, उसकी एंडिंग या तो होती थी कि वो सामने वाला बड़ा ईमानदार निकला, बड़ा ऑनेस्ट निकला, हार्ड वर्किंग निकला और वो एक प्रॉब्लम में फंस के फिर सोल्यूशन गेन करके निकल आया। ये जो बेड टाइम स्टोरीज उस समय चाइल्डहुड में हमने सुनी है या हमने सुनाई है, वो हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी को एक्टिव करने के लिए सुनाई है, ताकि उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी आइडेंटिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट आ सके। और कई कई बार जब कहानी, जैसे अभी मैंने आपको ये किस्सा सुनाया, लेकिन कई कई फिक्शनल स्टोरीज या कहानियां भी आपके कौन से पार्ट को एक्टिव कर दें, वो समझ पाना बड़ा कठिन होता है। हो सकता है आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन आप मूवी देखें और अचानक से आप बोले कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग बेटर, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि अननोइंगली आपकी मेमोरी का वो पार्ट हील हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है हमारी मेमोरी का। अब हम आते हैं हमारे मन पर। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों कंपोनेंट्स जब बन जाते हैं तो वो हमारा अंतर मन कहलाता है। ठीक है, मन का काम होता है इच्छा करना, बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना, चित्त का काम होता है संस्कार, मतलब हमको मेमोरी प्रोवाइड कराना और संस्कार को कंटिन्यू रखना, और अहंकार यानी मैं की भावना। अब इससे रिलेटेड मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? बौंता मैम, सुषमा मैम, आप थी उस सेशन में, या जो विजया मैम, आप में से किसी को याद है? इन चारों कंपोनेंट्स को समझाते हुए बताया था। अच्छा, तो रिवाइज करा देते हैं, कोई बात नहीं। तो मन जो हमारी इच्छा करता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, चित्त जो संस्कार रखता है, और अहंकार जिसमें मैं की भावना होती है। इसका क्लासिफिकेशन हमने किया था। मान लीजिए आप शॉपिंग पे गई हैं, ठीक है? अब आप शॉपिंग पे गई हैं, आपकी इच्छा हुई कि चलो मैं ये खरीद लेती हूँ, ठीक? तो ये काम किसका हुआ? मन का। मन का काम है इच्छा करना। फिर आप द्वंद में पड़ गई, मैं लूं कि ना लूं, बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा, ये काम हो गया रैशनैलिटी यानी बुद्धि का। फिर आ गया चित्त, कि अरे ये मैंने कब खरीदा था, लास्ट टाइम खरीदा था कि नहीं, याद कर लूं मैं। तो वो जो याद करने का काम है वो हो गया हमारे चित्त का। और जो ये सब डिसाइड करने के बाद एक पार्ट आया, अगर मैं लूंगी तो मैं सबसे बढ़िया वाला लूंगी, तो ये पार्ट हो गया हमारे अहंकार का। तो इन चारों का आई बिलीव अब क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। और ये चारों मिलकर हमारे अंतर मन बनाते हैं। अंतर आत्मा और अंतर मन में डिफरेंस होता है। अब मन जो होता है वो हमेशा या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में डरता है। मन का स्वभाव चाहना, सोचना और घबराना होता है। अब इसको हम कैसे समझें? इसको हम ऐसे समझें, जब हम भूत में जीते हैं तो हमको स्ट्रेस होता है, ठीक है? जब हम वर्तमान में सोचते हैं तो हमको कई बार
हम बहुत ही डायलेमिक सिचुएशन में फंस के लो फील करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं तो हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, तब हमको एंजाइटी होती है। तो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का डिफरेंस शायद क्लियर हो गया होगा। अब मन हमारा चाहना, सोचना और घबराना, ये तीनों काम करता है। और घबराहट हमें हमेशा फ्यूचर को लेके होती है, एक या मतलब एक अननोइंग डर हमारे मन में होता है। और आप लोगों को चक्रों वाले सेशन में बताया था कि अगर आप घबरा रहे हो तो वो कौन से चक्र की वजह से घबरा रहे हो। बोनता मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप फोन रख के चली तो नहीं गई? जी मैम, आप बताइए। सुषमा मैम, आप बताइए। शायद हार्ट चक्र है क्या? हाँ, हार्ट चक्र भी है और एक और चक्र, एक नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार। अच्छा मूलाधार, हाँ हाँ, मूलाधार चक्र। जी बोनता मैम, आपने माइक खोला है अपना, जी बताइए। जी मैम, मैं यही हूँ, लेकिन वही है, थोड़ा भूल जा रही हूँ मैं। अच्छा, तो रिवाइज कराना पड़ेगा पूरा। आप बोलते रहिए, ऐसे दिमाग में घुस जाएगा मेरा। हाँ, विनोद मैम कहाँ चली गई? अभी उनसे हम पूरा चक्र रिवाइज करवाते हैं आपको। तो हमारा जो ये घबराने वाला पार्ट है, ये एसोसिएटेड है हमारी सेफ्टी से। सेफ्टी है फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी। मस्लाओ की हायरार्की पढ़ाई थी, वो भी भूल गई होंगी आप। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले एक आदमी अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो फुलफिल करता है, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट, खाना पीना, रहना, रोटी कपड़ा मकान, बेसिकली। तो मन जो होता है वो हमेशा जब घबराता है तो फ्यूचर को लेके घबराता है। जो उसके अंदर डर आता है वो किसी ऐसी सिचुएशन के बेसिस पे आता है जो आगे घटित होने वाली हो चुकी है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब हम इससे क्या समझते हैं? जैसे बुद्धि ने कहा, मन जैसा सोचता है जीवन वैसे ही हो जाता है। और ये चीज गीता जी में भी कही गई है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही है कि मन जैसा सोचता है जीवन वैसा ही बनता है। मतलब आवर थॉट्स हैव दैट मच ऑफ पावर टू चेंज आवर पर्सनालिटी, टू मेक आवर आइडेंटिटी। और इसी आइडेंटिटी को हमें किस मार्ग में लेके जाना है? भगवत मार्ग में। लेकिन उस भगवत मार्ग में पहुंचने के कई रास्ते हैं। तो पहले हमको यह समझना है, पहले हमको सेल्फ अवेयर होना है। और आप सब गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रह के सेल्फ अवेयर होने के लिए हमको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने चक्र, अपना बैलेंस, अपना स्टेट ऑफ माइंड, सब कुछ जानने की आवश्यकता है। अब रावण का मन जैसे किसी गलत काम में था तो उसका विनाश हुआ। हनुमान जी का मन हमेशा राम जी के श्री चरणों में था, तो उन्होंने चमत्कार किए, हम सबके जीवन में वो चमत्कार कर रहे हैं और वो खुद उस उपाधि पर पहुंच गए जहां वो वंदनीय हो गए। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है कि आप जिस तरीके से सोचने लगते हो ना, आपको फिर वैसा ही आप परसीव करते हो और आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। जैसे बोनता मैम पहले बहुत ही वो फील करती थी अनइंटरेस्टेड और डिस्टेंट सारी चीजों से। अब धीमे धीमे जब उन्होंने अपना क्रिएटिव पार्ट एक्टिव किया है तो उनको इंटरेस्ट आने लगा है, अब वो बेटर फील करती हैं। ये सारी चीजें उनको हेल्प कर रही हैं। अब जैसे जब हम मन में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमारी वो ऑब्सेसिव थिंकिंग जो होती है वो एंजाइटी बन जाती है और तब वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो वो अनकंट्रोल्ड ना हो और इंटैक्ट रहे और हमारी अच्छी मेमोरीज, हमारे ऑप्टिमिज्म पार्ट ऑफ द मन को एक्टिव करें और हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें, इसके लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी समझना। अब हम लोग अपने थर्ड कंपोनेंट मानव पे आते हैं। तो मानव जो वर्ड है वो माँ प्लस आनव से बना हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? जो माया से परे है वो मानव है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब कहते हैं ना कि ये मानव शरीर बहुत अमूल्य है। वो अमूल्य मात्र इसलिए है क्योंकि हमें जो इंट्यूशन, सेंसेशंस, जो विजुअल्स और जो इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ अवेयर होना, ये सारी जो हमको टेक्निक्स पता है, ये बाकियों को नहीं पता है। जिस प्रकार से हम अपना उद्धार भगवत चरणों में कर सकते हैं, वैसे बाकी योनियां नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो कीर्तन नहीं कर सकती, नाम जप नहीं कर सकती।
तो इसीलिए जो मानव शरीर है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है। और इसका जो मेन पार्ट है वो है हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, जिस पर कई बार मैंने बताया है कि हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो सोच को देख सकते हैं। अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था कि दृष्टा अर्थात साक्षी भाव क्या है और हमें क्यों उसमें ही रहना है, पौरुष और प्रकृति के कॉन्सेप्ट से। तो जब हम ये मानते हैं कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में होती नहीं है, हम मात्र साक्षी हैं उन चीजों के। द वेरी सेम वे जब हम अपनी अच्छी मेमोरीज और मन को अच्छा करके अपनी ड्राइव एक सही डायरेक्शन में लगाते हैं जो हमको बेनिफिट करे हर तरीके से, तो हम उसके भी साक्षी दृष्टा तो बनेंगे, लेकिन तब हम चैतन्य रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। और इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा आनंद, प्रसन्नचित्त रहना और अपने लक्ष्य की तरफ निर्धारित रहना। जैसे अब आपकी आत्मा, आपकी कॉन्शियसनेस आपको कब संकेत देती है? जब आप किसी को माफ कर देते हैं, जब आप बिना कारण मुस्कुराते हैं, जब आप दुख में भी स्थिर रहते हैं। जो वो अलग सी पावर है ना जिसको हम लोग समझते हैं कि भगवान की बहुत कृपा रही और उस परिस्थिति से उन्होंने मुझे निकाला, या इतनी कठिन परिस्थिति में भी मैंने अपना आपा नहीं खोया और मैंने बहुत आराम से ये काम कर लिया। सबके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन आपको कोई ना कोई रास्ता दिख जाता है। वो आपकी कॉन्शियसनेस ही तो है जो उस रास्ते की तरफ आपको पुश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे अंदर अंश तो उसी परमात्मा का है ना। तो हम अगर ये कहें कि परमात्मा ने हमको रास्ता दिखाया या उनका स्वयं का अंश हमारे भीतर है, इसको रियलाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम रियलाइज ना करके मैं की अवस्था में चले जाते हैं, जिसकी क्लैरिटी हमको होनी चाहिए, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहते हैं। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि वास्तव रूप में मैं तो कुछ है ही नहीं, जो मैं हूं वो तो परमात्मा ही है, उन्हीं का तो अंश है हमारे में। अब जैसे नचिकेता ने मृत्यु से पूछा कि मनुष्य क्या है, तो मृत्यु ने उत्तर दिया जो आत्मा को पहचानता है वही सच्चा मानव है। अब आत्मा को पहचानने की ही हमारी ड्यूटी है, लेकिन हमको इस माया मोह इल्यूजन में फंसा दिया जाता है। तो उससे निकलना और वास्तविकता को पहचानना, सत्य को पहचानना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो जिसके लिए हमको ये तीनों कंपोनेंट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेमोरी हम एसोसिएट कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से हम उसको कॉन्शियसली एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो कि आपकी सारी यादें चली गई हैं, ठीक है, तब क्या आप वही इंसान रहेंगे या आप एकदम अलग एक्ट करेंगे? मतलब आप ये भूल गए हैं कि हाँ इससे मेरा मन मुटाव था, आप ये भूल गए हाँ इसने मुझे क्या कहा था, ऐसी सारी नेगेटिव चीजें चली गई हैं, तब आप कैसे मनुष्य रहेंगे? जी सुषमा मैम बताइए। वो तो इंसान, तो फिर कहना गलत होगा ना उसको। वो तो थोड़ा सा चिल्लाएगा, कुछ भी हुआ चिल्लाया, किसी पे गलती कोई किया फिर भूल गया, वो तो बहुत खतरनाक इंसान हो जाएगा। नहीं, आपके केवल पास्ट नेगेटिव मेमोरीज चली गई हैं, ठीक है। अच्छा, आपका मन मुटाव हाँ, वो चला गया, जिससे भी आपको तब तो बढ़िया इंसान बन गया, भगवान की तरफ चला गया फिर ना, नेगेटिविटी छोड़ दी, पॉजिटिविटी आ गई, तो फिर वो तो बहुत ऊंचा उठ गया ना वो फिर इंसान तो। हाँ, नेगेटिविटी तो चली गई, तो मतलब आपके हिसाब से वो इंसान बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, करुणा उसके अंदर आ जाएगी, क्षमा की भावना आ जाएगी, सेवा की भावना आ जाएगी, सारे गुण ही गुण आ जाएंगे फिर तो। अब गुण निकल गए तो गुण ही ना बचेंगे। अच्छा, पक्का? क्योंकि इससे रिलेटेड मेरा जवाब होगा फिर। हाँ, क्योंकि मैं ये आजमा चुकी हूँ ना, मैं यही करती हूँ, नेगेटिविटी मेरे पास नहीं है। अच्छा, हाँ मैंने अपने ही गुण बता दिए। अच्छा हाँ कौन था मैम, आप भी बताइए। हाँ मैडम, वो तो जो इंसान जो बोलते हैं वही इंसान बनेगा, माने जिसमें बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं रहेगा। हाँ, जैसा रहना चाहिए इंसान का जो परिभाषा है वही इंसान बनेगा। अच्छा,
तो जब हमको पता है कि हमारी जो बैड मेमोरीज हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, अगर हम उनको निकाल के अपने अंदर करुणा, दया और सारी पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीजें इनकलकेट कर लेते हैं, फिर भी हम पुरानी मेमोरीज को लेकर क्यों चलते हैं? हम चाहे तो उसको भूल सकते हैं ना, लेकिन हम क्यों लेके चलते हैं, बताइए। नहीं, हम तो भूल जाते हैं, जब तक कोई याद नहीं दिलाए जब तक हम नहीं याद करते हैं। हम तो पास्ट को भूले रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं कि अभी हमें क्या करना है, अभी 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद, अगर समय है तो उन्हें तो अपना, तो हम तो जेन वाई से जुड़ के सब भूल गए। अच्छा, तो जेन वाइज एस्केपिज्म हो गया है। हाँ। ये बढ़िया जवाब था, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मेरे साथ तो यही है, तो मैं तो यही कहूंगी, औरों का नहीं पता मुझे। आप बताइए उमा मैम अपना। मेरे साथ भी यही है। जनवाइस में जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे को घर का कुछ भी काम याद ही नहीं आता। कोई ने किसी ने कुछ गुस्सा भी किया, कुछ बुरा भी बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे जनवाइस का प्रोग्राम अटेंड करना है, वो मुझे देखना है। अरे वाह, मुझे कोई स्पेशली मतलब नहीं, स्पेशली मतलब कोई मृणाल जी नेगेटिविटी आपके का साथ, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। आपके साथ रहते हुए तो बिल्कुल ही कुछ फील नहीं होता हम लोग को। हाँ, अपनी एकदम बात। नहीं। 1 घंटा पूरा हम लोग रहते हैं शांत, और उसके इस बाद फिर प्रोग्राम में शुरू हो जुड़ने जाता के है। बाद इतने लोगों से मिलते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है, तो अपने आप ही फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, आज पता नहीं विजया मैम का आज कैमरा बंद है, हम बड़े चिंतित हैं। इनका कैमरा क्यों बंद मैं है? कुछ पूछूं कि मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ मैम, बिल्कुल बोलिए। जैसे अभी मेमोरी पे बात चल रही है, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं रात को कभी जैसे सोती हूँ, मोस्टली ऐसा होता है हफ्ते में 1 दिन 10 में, कि हम पूरा हम बचपन में चले जाते हैं। मतलब मुझे 3 साल से लेकर के अब तक की मेरी हर चीज़ याद है। हाँ। इसलिए तो मुझे फिर वो पूरा मतलब पूरा रिवर्स होता है मेरी लाइफ में, पूरा चलता है। इसकी वज़ह से मुझे फिर रात को 4-4 बजे तक नींद नहीं आती है। तो फिर मॉर्निंग में फिर थोड़ा वो अब टाइम से उठना ही पड़ता है 7 साढ़े 7 बजे। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि मैं अकेली रहती हूँ, मैं तो किसी से इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ या मेरे साथ ये हुआ या मेरे मतलब जो भी हुआ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ें, सारी बचपन में की, और कि मतलब मैं खेलना हो, चाहे कूदना हो या घर का काम हो, या जैसे हम कुछ और दूसरा एक मेरे साथ ये है कि जितने भी मेरी लाइफ से मेरे रिलेटिव्स चले गए हैं, वो मेरी नींद में बहुत आते हैं, बहुत। जबकि मैं याद नहीं करती हूँ उनको। पर पता नहीं क्यों, मतलब जैसे मेरे चाचा हो गए, ताया जी हो गए, बुआ हो गई, फूफा जी हो गए, मामा मतलब सारे चले गए। दादा-दादी, नाना-नानी, क्योंकि जब हम छोटे थे तो सारे रिश्तेदार थे। तो ये सब मेरी नींद में क्यों आते हैं? अभी रात को भी मेरी मेरी लाइ मेरे उसमें मेरे ताऊ जी आए, जबकि ताऊ जी मतलब मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। तो आप सोचो मैं 18 साल वहाँ हुए, यहाँ मुझे 35 साल हो गए। तो मुझे यहाँ की चीज़ें ज़्यादा याद रहनी चाहिए, लेकिन मेरे मायके साइड के मुझे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सारे मुझे नींद में दिखते हैं। और फिर वो जब वो दिखना शुरू होते हैं, फिर मॉर्निंग में फिर मुझे वही घूमता है कि ये ताऊ जी आए थे, मेरी नींद में क्यों आए थे? तो मेरे अंदर ये सवाल उठते हैं, फिर वो उन्हीं को मैं ले-ले के सोचती रहती हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा माइंड एकदम कभी भी शांत नहीं रहता है। कुछ ना कुछ अगर मैं सोचूँ ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं सोचना है, तो मेरा फ़ोकस है कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सो लेकिन पता नहीं कहाँ से वो दिमाग में फिर से वही मेमोरीज़ आती रहती हैं। हाँ, ये होता है मैम। बोनता मैम, आपको कुछ कहना है? आप कह लीजिए, फिर मैम के जवाब दूं मैं। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं सुनूंगी। अच्छा अच्छा। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आपको ये मेमोरीज आती रहती हैं आपके पास्ट की, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट टाइम जब कुछ गलत हो रहा है, तब आपको उनके फ्लैश बैक्स आते हैं कि ऐसे कभी भी नहीं, रैंडम? प्रेजेंट टाइम मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, बच्चे मेरे बाहर रहते हैं। हालाँकि फैमिली बहुत बड़ी है हम लोग, लेकिन सब बगल-बगल में सबके घर हैं, जैसे 6-7 भाई हैं। वैसे कभी उनसे मिलना-जुलना पहले ज़रूर होता था, जब मेरी सासू माँ थी साथ में, तो हम लोग साथ में बैठ के बहुत बहुत सारी मस्ती करते थे, चीज़ें याद करते थे। अरे ये ऐसा, अरे अब तो फिर मतलब ये है कि अब ज़्यादा आना-जाना भी नहीं रहा है। सब लोग अपनी फैमिली में व्यस्त हो गए हैं। सब लोग अपने टीवी और मोबाइल ने ऐसा व्यस्त कर दिया है सबको को कि लोगों को रूबरू मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता है अभी। जैसे टीवी देखते रहना या मोबाइल चलाते रहना, अगर कुछ देखना है तो मूवीज़ देख ली, इंस्टा पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, या अभी जेन वाइज़ तो मिला ही है हम लोग का, आधा दिन तो इसी में निकल जाता है।
बट इसके बाद भी जैसे रात को मैं सोती हूँ तो जो प्रेजेंट में चीजें होती हैं वो मुझे क्या दिखता है, जैसे मैं कहीं से होके आई, जैसे मैं किटी पार्टी गई, मैं लौट के आई, तो उस समय कुछ नहीं हुआ, जब मैं सो जाऊंगी तो वो जो सब कुछ मैं वहां हुआ था, जो भी वहां कि हम लोगों ने गेम खेले, हम लोग, वो मुझे फिर वापस से रिवाइज होते हैं, मुझे याद आते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, मैंने ये बोला, उसने वो बोला, मुझे वही चीजें फिर दोबारा दोबारा रिपीट मुझे मेरे माइंड में चलती रहती है, फिर इस वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। तो अभी जो आप बोल रही हैं या जो आपने सुना हम लोगों को बात करते हुए, डिस्कस करते हुए, जब ये चल रहा था तो आपका दिमाग पूरी तरीके से इसी प्रोग्राम में था या फिर भी कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा था? नहीं, मैं यहाँ ही थी, मैं यही थी एक्चुअली, मैं अभी बाहर से कहीं से होकर आई थी, शॉपिंग करके आई थी, तो फिर मैं सुन रही थी पूरा, फिर मैं आई, फिर चेंज किया, चाय वाय बनाई, लेकिन वो ऑन था, मैं सुन रही थी सबका। जब आप लोग गेम्स से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो गेम्स की बात हो रही थी जब, तो उस समय मैं भी सोची थी कि हाँ गेम्स तो मैंने तो इतने खेले हैं कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, इतने गेम्स अच्छा, खेले। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, आप रोज ही कर रही हैं, उससे रिलेटेड आपने कभी कुछ ट्राई किया उसको खत्म करने का, या तो योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बट वो उतनी देर ही रहता है, उसके बाद फिर वापस मेरा मेन प्रॉब्लम है रात की, हाँ, मेन तो वो प्रॉब्लम है निकल रात लेते की। हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके कुछ रिलेटिव्स आपकी लाइफ से गए हैं कुछ समय के लिए और कुछ गए हैं परमानेंटली, हाँ तो जी, हाँ कई जी। कई बार हमारी मेमोरीज इतनी स्ट्रांगली उनसे एसोसिएटेड होती हैं कि उनकी हम्म। पर्सनालिटी या उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स वो बार बार रिवाइज होती रहती हैं हमें, बट ठीक है? मेरे चाचा ताऊ, उनको मेरी बुआ लोग, इन लोगों से तो मैं इतनी ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं थी। मेरे वजह से मेरा भाई गया, तो मेरा भाई मुझे हर दो चार दिन में नींद में दिखता ही दिखता है, जबकि मैं ऐसा नहीं है, कई लोग होते हैं दिन में जैसे आप किसी को याद करते हो तो रात में वो दिखता है, बट मैं किसी से डिस्कशन ही नहीं करती हूँ उनके बारे में, बट वो 2 4 6 दिन में मेरी सपने में आते ही हैं, कभी कुछ मांगेंगे, कभी क्योंकि उनका मेरे से अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, तो उनको गए हुए भी समझ लो करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन वो बराबर मेरी नींद में आते रहते हैं। हमारे शरीर के भी कई पार्ट है ना, सूक्ष्म शरीर, कर्ता शरीर, कारण शरीर, है ना? तो वो हम्म। क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तो हमें खुद नहीं पता कि हम कौन से यूनिवर्स में कहाँ, ट्रैवल वही मैं एग्जैक्टली वही कह रही हूँ कि मतलब हाँ, हम लोग कहाँ, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब फीड है तो वो हमें दिख रहा है। तो ये इसका क्या सॉल्यूशन है कि मुझे ये सब ना दिखे, मैं मतलब रिलैक्स होके सो जाऊं, क्योंकि हाँ, सारी रात भी जैसे मैं सोती हूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे गहरी नींद आई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लाइफ में चल रहा है, मेरी लाइफ में अभी भी कुछ कुछ चल रहा है। हाँ, इस पे हम लोगों ने एक सेशन किया था, स्वप्नावस्था, प्रज्ञावस्था, उससे जी, रिलेटेड, शायद बॉन्दा मैम को याद हो थोड़ा थोड़ा। सब भूल गई आप? मैंने तो पहली बार ज्वाइन किया है आपका, अच्छा, मुझे, और अच्छा। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था, मैं कल ही बोल रही थी, मैं कल ही याद कर रही थी, मैं मतलब अभी अपने, मेरी एक कजिन है, मैं उससे बात कर रही थी, मैं उससे कही थी पता नहीं क्यों मुझे नींद में ये सारे लोग दिखते हैं, तो बोली थी कुछ मांगते हैं क्या, मैंने कहा नहीं मांगते कुछ नहीं है, बस ऐसा लगता है मैं छोटी हूँ, सब हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, ये हैं, सब है, वो सब मेरे को दिखते हैं, ऐसा नहीं तो है कि कुछ मांगते हैं या कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आप मेडिटेट करते हो तो आप एक सेकंड में वो कर दूं। तो जब आप मेडिटेट करते हो तो आप उस समय के लिए अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तब आप एक ध्यान अवस्था में जाते हो ताकि आपके थॉट्स कम आए, या और थॉट्स ना आते आते आपका पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पे जाए और वो चीजें कुछ समय के लिए ब्लर हो जाए। लेकिन इनको परमानेंटली हटाने का केवल एक माध्यम होता है, वो माध्यम होता है अपनी पास्ट मेमोरीज को इरेज करना। इसके अलग अलग तरीके हैं। मान लीजिए आपको नेचर से बहुत प्यार है, ठीक है, तो आपने पौधा लगाया हर उस इंसान के नाम का जो आपको सपने में दिख रहा है, इस उम्मीद से कि अब वो मुझे ना दिखे। ये सबसे सरल माध्यम है। दूसरा तरीका, आप उनके बारे में लिख लो, जो जो आपने सपने में देखा, आपके ड्रीम्स में जो भी चीजें आई, वो सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली। अगर वो चीजें पॉजिटिव है तो आप उन्हें रख सकते हो। अगर आपको वो ऐसा लग रहा है कि नहीं है, मैं अपने पास नहीं रखना चाहती, तो उसको फौरन जला दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जर्नलिंग से सबसे पहली बात तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है। दूसरी बात, जो आपके पास्ट से रिलेटेड मेमोरीज हैं वो धीमे 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 करके इरेज होने लगती हैं।
आपको नींद नहीं आती, इस वजह से सपने आते हैं। ऐसी चीज अध्यात्म में तो कही ही जाती है, ये रियलिटी भी है। उसके साथ आपको आप जब तुरिया अवस्था में नहीं होते हो, तुरिया अवस्था मतलब जब आप एकदम गहरी नींद में सो रहे हो, जब आप वो एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्वप्नावस्था में रहते हो और आपको ड्रीम्स बहुत आते हैं, तो आपका पूरा स्लीप साइकिल इज डिस्टर्ब्ड। तो ये मेमोरीज का आना कहीं ना कहीं आपके अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई ना कोई कर्ज या कोई ना कोई कर्म है जिसकी शिफ्टिंग अभी बाकी है, जिसकी वजह से हो रहा है। अगर हम साइकोलॉजिकली बोले तो हम लोग अपने सबकॉन्शियस को बोलते हैं अनहर्ड, या फिर जो ऐसी चीजें जो हम अपनी कॉन्शियस लाइफ में कॉन्शियसली तो कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें मिसिंग हो रही हैं वो हमें हमारे सबकॉन्शियस में दिखती हैं। तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि चाइल्डहुड में आपका उनके साथ में अगर एंगेजमेंट नहीं भी हुआ है, तब भी कोई ना कोई ऐसा एनर्जी शिफ्ट है जो अभी तक बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके हाई इंट्यूशन हो, इस वजह से वो ड्रीम के फॉर्म में आ रहा है। जैसे यहाँ पे कई लोग हैं जिनको जो वो बोलते हैं वो सत्य होता है, कई लोग होते हैं जो वो फील कर चुके होते हैं फिर वही इंसिडेंट दोबारा हो जाता है, जैसे डेजा वू टाइप का। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास ट्रॉमास आपको बार बार आ रहे हैं या पर्सनालिटीज दिख रही हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, तो द इजिएस्ट वे इज फर्स्ट यू शुड राइट। आप लिखो उसको, आपको करना पड़ेगा, ये लगातार करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये निरंतर चलता चला आ रहा है। लिखने से आपकी एक तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस हाई होगी, क्योंकि आजकल का जो टाइम है, अभी इस पे कल ही परसों ही डिस्कशन हुआ था हम लोगों का कि जो ये टाइम है ना, इसमें इतना ज्यादा हम लोग इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं कि खुद की इंफॉर्मेशन देने का मौका ही नहीं आ रहा है। इस जो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नॉलेज है ना, ये हमको कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है उसको बहुत डिमिनिश कर देता है। ठीक है, अब जैसे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, हमारे सारे डिसीजंस लेता है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन अब हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। हमारी बहुत हैबिचुअल लाइफ हो गई है। हाँ, मैंने जेन वाइज का सेशन देखा, फिर रील्स देखनी है, फिर ये करना है, पूरा एकदम प्रोसेस आ गया है, तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तो वही सारी चीजें जो कहीं ना कहीं सप्रेस हो चुकी हैं, आपके सप्रेस्ड थॉट्स, वो इन फॉर्म्स ऑफ ड्रीम आपको दिखते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको वो सब लिख के या तो आपको खत्म करो धीमे धीमे, मतलब जला दो, अगर नहीं जलाने की इच्छा है तो एटलीस्ट राइट। आप जब लिखोगे तो आपको 2-3 दिन में ही बहुत लाइट फील होने लगेगा। और जैसे नींद गहरी नहीं आती है, ये एक और मैम थी, उन्होंने बताया था, तो आप पैर में ऑयल लगा के सो रात में, आपको नींद आएगी ही आएगी अच्छी। आप अगर योगा करते हो तो आप थोड़े आसन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब आप आसन प्रैक्टिस करोगे तो थकोगे, बट ऑब्वियस है थकोगे, और अपने दिमाग को एकदम लाइट करके कि आई एम लिफ्टिंग ऑल द वेट और मेरी एनर्जीज प्योर है और मुझे कोई ऐसा ड्रीम वगैरह ना आए और मैं प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ, ये थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देखिए। कई लोगों के साथ ये होता है कि वो जब विजुअलाइज करते हैं, जैसे ये एक टेक्निक होती है, जैसे मान लीजिए आपका भाई आपको देखा सपने में कुछ मांगता हुआ, ठीक है, आपने उसको सपने में देखा, अब सपने में आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं की है, आपने उसको दिया नहीं है जो उसको चाहिए था। तो जब आप मेडिटेट करने बैठ रहे हो तो आप शांति से बैठो, अपने भाई का चिंतन करो, उसको याद करो और उसे वही सामान दे दो जो वो मांग रहा था। वो सपना कभी रिपीट होगा ही नहीं। ये इसलिए प्रूवन है क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसको रियलिटी में और इमेजिनेशन का फर्क ही नहीं पता होता है। तो जब आप अपनी इमेजिनेटिव चीज को फिर से विजुअलाइज करके कंप्लीट कर दोगे तो फिर आपका ब्रेन वो दोबारा ट्रिगर नहीं करेगा और आपका वो पैटर्न पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, माइक ऑन कर दिया है आपका। ठीक है ठीक है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब नहीं वो करूँ, बट ठीक है, देखती हूँ, आपने जो बोला है उसको ट्राई करती हूँ। आप कुछ लिखिए, पता है आज सुषमा मैम ने लिखा बहुत सुंदर सा, विजया मैम ने भी लिखा है, बोनता मैम आप बची हुई हैं, आपने कुछ नहीं लिखा है। आवाज माइक ऑन करिए। मैं केवल एक ही बार लिखी थी मैम, और नहीं लिखी हूँ, लिखूंगी। कब लिखेंगी? लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी। मतलब लिखना क्या है, जो अपन ने सपने में देखा वही लिखना है। हाँ, जैसे आपको ये सपनों से रिलेटेड इशू है तो आप अपनी प्रॉब्लम ठीक करिए। पहले सपने में जो सोचा है, मतलब जो आया है वो लिख लिया, उसका एक अलग डायरी प्रिपेयर कर लीजिए, आप कहीं पे भी लिख लीजिए।
अब अगर जैसे आप इस मोड में कि आप केवल सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, आपका क्रिएटिव ब्रेन चल ही नहीं रहा है किसी चीज में, तो आप अपने लिए कुछ लिखो, 2 लाइनें खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या समाज में जो बदलाव आप देखना चाहती हैं, डीपली जो आप फील करती हैं, अपने इमोशंस के बारे में। जैसे मान लीजिए आपकी हैबिट है रोज सुबह उठ के ईश्वर पर धन्यवाद ज्ञापित करने की, तो उसको एक गाने के फॉर्म में लिखना, ये सारी चीजें, ताकि हमारा इंटरेस्ट ना खत्म हो ना, क्योंकि एक हैबिट और उसी चीज को कंटिन्यूअसली करने से हमारा तो कुछ उसमें इनिशिएटिव जा ही नहीं रहा है, हमारी तो एनर्जी नहीं लग रही है, तो उसको एक्टिव करने के लिए। जी उमा मैम, आपका हैंड रेज किया है आपने। हाँ, मैं इसी बारे में बोल रही थी। जैसे ये बोल रहे थे कि मुझे सपने में दिखते हैं, होता क्या है कि हम लोग कुछ चीजों को बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, और अभी इन्होंने कहा कि मैं अभी अकेली रहती हूँ, मतलब आसपास में दिन भर में कोई बात करने वाला भी ज्यादा कोई नहीं है, और रात में भी फिर जल्दी सो जाती होंगी जो भी है, और उठने में भी आराम से उठते हैं, तो टाइम सोने का भी जो है 6 घंटा काफी होता है, लेकिन हम लोगों को 8-10 घंटे मिलते हैं, तो उस बारे में वो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और उसमें हम लोग सोचते जाते हैं। नहीं, तो इसका मैं दिन में मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ दिन में। हाँ, नहीं रात में सोते ये हैं कि भले, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं हम, और सुबह 7 से 7:30 के बीच में उठ जाते। नींद तो मेरी 4 बजे ही खुल जाती है, क्योंकि मेरा जो हाँ, हम लोग का पाठ लगा हुआ है मेरा उसमें एलेक्सा हाँ, में, जैसे ही वो पाठ चलता है तो मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद जब वो पाठ पूरा हो जाता है मैं फिर से सो जाती हूँ, फिर मैं करीब 7 साढ़े 7 के बीच में फिर से उठती हूँ। तो नींद मतलब हाँ 6 घंटे सफिशिएंट है, 6 घंटे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं बाकी दिन में नहीं सोती कि दिन में हम 2-2 घंटे सो रहे हैं, चाहे जब सो जा रहे हैं, नहीं वो सब नहीं। सोते नहीं है मतलब, लेकिन आपके पास हम्म। में ज्यादा लोग बात करने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना, बात किसी करने के से लिए है बुक्स पढ़ते आसपास हैं। में मोहल्ले में, नहीं कॉलोनी अच्छी है। हम लोग कभी जैसे बाहर निकल, जैसे शाम को वॉक पे जाती हूँ तो 2-3 लोग मिलके हम लोग वॉक करके आते हैं, तो थोड़ा बातचीत भी हो जाती है उनसे, ऐसा नहीं बुक्स उन लोगों से रखिए, जाती बुक्स है पढ़िए, और ना। सबसे अच्छा है एक गीता बुक पढ़िए, और गीता बुक पढ़ के उसका अर्थ के साथ उसको समझने का एक एक श्लोक को कोशिश करिए, आपका ये प्रॉब्लम एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा। ओके ओके। दूसरा अध्याय तो पढ़ेंगे, जैसे अर्जुन को इसने कृष्ण ने समझाया कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था, उस बारे में कि भाई मैं अपने लोगों को कैसे मारूं। वो बोला मैं अपने ही लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो युद्ध नहीं करना है। तब कृष्ण ने बोला तुम युद्ध अपनों को मारने के लिए अपने ऊपर आए है क्या, वो सामने वाले तो अधर्मी है और तुम धर्मी हो, धर्मात्मा हो, तुम युद्ध नहीं करोगे तो धर्म और धर्म में लड़ाई छिड़ जाएगी। तो ये कैसे होगा। तो ये दूसरा अध्याय का अर्थ मतलब हम लोग ने गीता परिवार से अभी विवेचन चल रहा है, तो उसका मैं आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ, और आप नहीं, उससे जुड़े। गीता हम लोग एक्चुअली क्या, हमारे यहाँ गीता हम लोग कार्तिक के महीने में ही पढ़ते हैं, जैसे कार्तिक मास शुरू होता है तो स्टार्ट नहीं, करते हैं, फिर गीता जिस दिन गीता पढ़ने का कार्तिक कोई टाइम पूर्णिमा। नहीं है, हर टाइम पढ़ना चाहिए, हर टाइम। अच्छा, क्योंकि हम जब भी लोगों ने मन बचपन से अशांत यही हो, सीखा था, मम्मी नहीं लोगों ने आप यही श्लोक सिखाया के था कि साथ पढ़िए, अर्थ अर्थ पढ़िए उसका, नहीं श्लोक उसका के साथ अर्थ नहीं, समझने। हमारी तो अपनी लैंग्वेज में, देवनागरी लैंग्वेज में है, वही पढ़ते देवनागरी हैं। लैंग्वेज में ही पढ़ते हैं भले ही, लेकिन उसके साथ में अर्थ समझने का, व्याख्यान समझने का लोग बोलते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। तो गीता परिवार में अभी बहुत अच्छा सिस्टम है कि उनका अर्थ बताते हैं। ओके ओके। तो वही बात है मतलब कि मतलब अपने को ये चीजें समझ नहीं आती ना, इसलिए हम लोग उसमें उलझ जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये अच्छा, आर्या, बुरा उससे कुछ नहीं होता है, भजन सब संध्या में जो जाना होना है है तो वही 10 होता पदों है। से ज्यादा मंत्र जप करना है, तो इधर ज्यादा टाइम हो तो उधर लेट जाऊंगी। हाँ ठीक, ठीक है। अब गीता का देखिए आप, कोशिश करिए, चाहिए तो मैं, मेरा गीता से बहुत लिंक है, मैं आपको दे सकती अच्छा हूँ। मतलब, अच्छा मेरा इसमें भाई खुद यूट्यूब में भी, ऑनलाइन भी डला हुआ है ऐसा? नहीं मेरे भाई खुद पढ़ाता है, गीता जी का अध्याय पूरा मतलब ये ओके। करता है। आपको चाहिए तो अच्छा मैं लिंक भेज सकती हूँ, ओके ओके, आप आप भेज उसमें दीजिएगा। ज्वाइन करिए। ठीक ट्यूसडे ठीक है और ठीक है थर्सडे को रोज रात में 1 घंटा बताता है, 8 से 9। ठीक है, आप अब भेज दीजिएगा। तो उसका अर्थ बताता है समझा के, तो वो हम्म। बहुत अच्छा लगता है, और सबसे प्रॉब्लम गीता में कैसे सॉल्व होते हैं वही सब बताया है। ओके गीता ओके तो ओके। संस्कृत की उसको आती है, पढ़ने का उसमें अर्थ कोशिश करिए। समेत दिया रहता है। गीता तो अर्थ नहीं, समेत आ रही है हमारी आजकल। हमारी पंजाबी लैंग्वेज, मतलब हम लोग की गुरमुखी लैंग्वेज और देवनागरी लैंग्वेज में नहीं, है, कोई भी लैंग्वेज तो हो हम ना, लोग बताने वाले उसमें तो आपको श्लोक अपनी नहीं है, अपनी भाषा हमारे में उसमें श्लोक, बताएंगे।
हमारे उसमें श्लोक नहीं है, 18 अध्याय है, हर अध्याय जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, हाँ तो वो वैसे ठीक है, अब पढ़ने का नहीं मैं बोल रही हूँ, पढ़ने का तो ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ भी समझना चाहिए, और वो हमारे जीवन की स्टोरीज है सारी, मेन बात ओके ये है। तो ओके गीता में टोटल अपने ऊपर जो बीत रहा है कहीं ना कहीं अपने साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ ही है, वैसा ही ओके, है। तो वही सब ठीक ठीक बताया तो अच्छा लगता है, और उन सब से अपने लोग प्रॉब्लम से निकल सकते हैं उसी तरह से। ठीक ठीक, आप भेजिएगा लिंक, मैं देखूंगी। हाँ ठीक है। स्मिता ठीक, स्मिता वेंकटेश मैम माइक ऑन कर लीजिए। स्मिता वेंकटेश जी हैं लेडीज, इतना बढ़िया बताती हैं गीता पे कि देख सुन के मन खुश हो जाता है। मुझे एक बार ऐसी बेचैनी लगी कि कैसे मैं भगवान को देखने के लिए तड़प रही थी कि एक बार दर्शन मिल जाए, थोड़ा सा दर्शन मिला था, उसके बाद मेरी और जिज्ञासा हो गई। तो वो मैं देखी, ऐसी खोली में तो उनका आ रहा था, तो बोली कि भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है, हवा तुम्हें स्पर्श कर रही है तो हवा में है। मुझे वो सुन के इतना धीरज मिला, इतना ढांढस मिला, मैंने कहा सच में हवा चल रही है, ऐसा भगवान तो उसमें भी है, पानी अग्नि वायु हर जगह है। तो जब ये लाइन कही कि हवा का स्पर्श ही तो भी तो भगवान ही है, तब मेरी उस दिन से कुछ कम हुई। नहीं तो एकदम, वो भी बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ, तो आप लोगों का तो मैम आपकी तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप एक हफ्ते बाद हम लोगों को रिजल्ट जरूर बताइएगा कि हाउ वाज इट। Yeah, we'll actually love to hear अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड उमा मैम आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी, उसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। तो आज के हमारे सेशन को हम एकदम शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर हम लोग सेशन एंड कर देंगे। तो आज जो हमने समझा वो था स्मृति, यानी जो बीत गया है वो मिटा नहीं है, वो बना हुआ है हमारे मेमोरी के फॉर्म में। ठीक है, मन साधा तो सब सधा, मतलब मन जो भटका हुआ है वो किस वजह से, क्योंकि हम अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस बुद्धि अंतरात्मा चित्त अहम इनके बीच में उलझे हुए हैं। तो इसकी कॉन्फ्लिक्ट को हमको ठीक करना है और हमें ऑप्टिमिज्म प्रोन करना है। और मानव का अर्थ तो पता ही है, आत्मा को जानना ही है, मानव शरीर का हमारे कॉन्शियसनेस को अवेक करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो उसको एक्टिव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंततः अभ्यास, देखो स्वीकारो और मुक्त हो जाओ, है ना। तो हमको इसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना है अलग अलग तरीकों से। आप लिखिए, अपने स्वामी के लिए लिखिए, अपने परिवार के लिए लिखिए, अपने आत्मचिंतन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, खुद को जानने के लिए लिखिए। जब आप लिखते हो तो आपके भाव बहुत स्पष्ट होते हैं। हमारे इतने सारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब कुछ लिखे गए, कितने बड़े बड़े रचयिता थे, वो तो भगवत प्राप्त पुरुष थे, फिर भी उन्होंने लिखा संदेश देने के लिए। ऐसे ही हम भी संदेश दें अपने आने वाली जनरेशन को, अपने थॉट्स उसमें डाल के, क्योंकि 90% ऑफ द लोग जिनको मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो किसी और के थॉट्स पे अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमको किसी और के थॉट्स पे अपनी लाइफ जीनी है, हमारे भी तो खुद के थॉट्स हैं। तो जब हम दोनों का समावेश करेंगे, अपने ट्रेडिशन का भी और अपनी नॉलेज का भी, तो हम और ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस कंट्रीब्यूशन को, सेल्फ अवेयरनेस को, इंट्रोस्पेक्शन को, सबको कंप्राइज करके हमें सिर्फ हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, और अल्टीमेटली आई होप एंड बिलीव हम सब सक्सेसफुल होंगे। जी बॉन्ता मैम, आपने हैंड रेज किया था। जी मैडम, मेरा कहना था कि आप किसी क्लास में वो जो चक्र का सब जो बोले हैं मेरे को और एक बार दिखा दीजिए हम सबको, और कब करने से इफेक्टिव है वो भी थोड़ा बोलिएगा, कौन सा टाइम करने से इफेक्टिव। ठीक है। तो वैसे भी जैसे आज सपना मैम, उमा मैम, गीता मैम, ये सब नए नए लोग जुड़े हैं, सुषमा मैम भी परसों ऐड हुई थी, तो चक्र का मैं सोच रही हूँ एक बार और रिवाइज करा देती हूँ सारा। बोल के लिख लेते हैं, फिर कब करने से इफेक्टिव होगा वो भी थोड़ा बोल दीजिए, कितना समय कब करने से। तो एक दिन में सातों निपटा दें कि मतलब ऐसा करें, हाँ। एक दिन एक। हाँ ठीक है मैडम। आप बताइए मैम, माइक ऑन करके बताइए। एक एक दिन करिए, एक दिन में सातों तो फिर वो उलझन हो जाएगी, वैसे ही उलझी जिंदगी है सबकी। ठीक है, एक दिन एक करते हैं। ओके 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 ओके, चलिए, अच्छा लगा आपके साथ। सेम। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।